हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मीनिंग मैंने पहले बताया था कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो इस इवेंट को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो देखें इसकी डेफिनेशन। तो देखो, जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये अपना पाथ डिविएट कर सकती है। तो डिविएशन इस तरह की जो इवेंट है इसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना ही लाइट का रिफ्रैक्शन है। तो अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो इस इवेंट को हम लाइट का रिफ्रैक्शन कहेंगे। अब डायग्राम से समझते हैं रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे ये बाउंड्री सरफेस है, इसके ऊपर का मीडियम अलग है, मीडियम है, और ये दूसरा मीडियम है, मीडियम बी। ठीक है। अब यहां से कोई लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई। अब देखो, ये जो बाउंड्री है जिससे रिफ्लेक्शन होगा इसकी तरफ एरो बना हुआ है ना, तो ये एरो नजदीक है, अप्रोच है, तो ये इंसिडेंट है। अब यहां लाइट गिरने के बाद मान लो ये इस पाथ पर चली जाती है, तो ये वाली लाइट आर के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस आर का मतलब है रिफ्रैक्टिंग रे। रिफ्रैक्टिंग रे, ठीक है। अब यहां आई का मतलब इंसिडेंट है, आई का मतलब इंसिडेंट है, और ये सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, इमेजिनरी सरफेस है ना। इसके ऊपर मान लो एयर से लाइट आ रही है और ये बाउंड्री है, इसके नीचे पानी है, तो ये दूसरा मीडियम वाटर है। अब जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हुई ना, उस पॉइंट पर इस सरफेस को हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, एक नॉर्मल लाइन, इसको बोल रहे हैं नॉर्मल। ठीक है, ये यहां से 90 डिग्री पर है। अब ये जो इंसिडेंट है नॉर्मल के बीच, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का ये जो एंगल है इसको आई के सिंबल से रिप्रेजेंट करता है, और ये रिफ्रैक्टिंग रे और नॉर्मल के बीच का ये वाला एंगल है इसको आर के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो मीडियम बदलना ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। अगला पॉइंट लिखो, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ यह है, फर्स्ट लॉ, देखिए फर्स्ट लॉ यह है कि इस बाउंड्री सरफेस के ऊपर का मीडियम हमने म्यू1 मान लिया, जो इंसिडेंट लाइट जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, और रिफ्रैक्टेड लाइट जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। तो म्यू1 को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मीडियम ऑफ इंसिडेंट रे, और म्यू2 का मतलब है मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टेड रे।
ये म्यू1 का म्यू2 का मतलब है। अब यहाँ स्नेल्स लॉ लगाना है ना, तो किस तरह से, ये स्नेल्स लॉ है, ये फर्स्ट लॉ कहलाता है। तो यहाँ जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है ना, उसी मीडियम में लाइट का एंगल यहाँ लिखना है। तो यहाँ एंगल ये वाला लिख रहे हैं, तो ये एंगल जिस मीडियम में मेजर किया है उसी के म्यू से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये स्नेल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इसका डेरिवेशन अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, डेरिवेशन हमारे केवल बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे लिए काम का नहीं है। और जैसा मैंने पहले भी बता रखा है, मेरा पढ़ाने का तरीका ये होता है, पहले मैं वो चीजें डिस्कस करता हूँ, वो सारे डेरिवेशन डिस्कस करता हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फिर आखिरी में जब ये हमारा चैप्टर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा जो केवल ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टूडेंट केवल बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो उस चीज को पढ़ेंगे, जो बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे, जिनका बोर्ड कंप्लीट हो चुका है, वो इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो लगभग एक लेक्चर हमारा उसमें जाता है बोर्ड के लिए एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्लियर। इसकी डेरिवेशन के लिए हम फॉर्मेट प्रिंसिपल यूज करते हैं। फॉर्मेट प्रिंसिपल ये होता है कि लाइट उस पाथ को फॉलो करती है जिस पाथ में एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में उसको मिनिमम टाइम लगे। तो हम टाइम के एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, उसका डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो रखकर मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन लगाकर इस फॉर्मूले का डेरिवेशन किया जाता है। चलिए, तो ये तो हो गया फर्स्ट लॉ। नाउ सेकंड लॉ पे आते हैं हम। अब ये वाला लॉ तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में डिस्कस किया था। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन, ये सेकंड लॉ है। ये जैसे कॉपी का प्लेन है, इंसिडेंट रे भी कॉपी के प्लेन में है, नॉर्मल भी कॉपी के प्लेन में, रिफ्लेक्टेड रे भी कॉपी के प्लेन। ऐसे नहीं कि रिफ्लेक्टेड रे से ये नॉर्मल है ऐसा आ जाएगी इस कॉपी से बाहर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये सेकंड लॉ कहलाता है। क्लियर? अब जैसे देखो म्यू1 sin i बराबर म्यू2 sin r था, ठीक है। अब अगर हम ये कंसीडर करें कि इसको मैं म्यू डी लिख दूं, ये म्यू डी का मतलब डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर मीडियम का, और म्यू आर का मतलब रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हम ये जानते हैं कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है रेयर मीडियम से। इसका मतलब डेंसर मीडियम में जो एंगल होगा ये कम होगा या ज्यादा होगा। देखो इस म्यू और साइन आई का मल्टीपल कांस्टेंट है, इसका मल्टीपल कांस्टेंट है। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम में ये दोनों चीजों का मल्टीपल बराबर है। तो जिस मीडियम में म्यू ज्यादा होगा उस मीडियम में एंगल कम होगा। तो इसका मतलब आई लेस होगा आर से। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेंसर मीडियम में है लाइट नॉर्मल के नजदीक होगी, डेंसर मीडियम में लाइट नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाती है और रेयर मीडियम में नॉर्मल से ज्यादा एंगल बनाती है। आर बड़ा है ना, तो आर बड़ा है तो लाइट नॉर्मल से ज्यादा एंगल बना रही है, ज्यादा एंगल का मतलब नॉर्मल से अवे शिफ्ट हो गई। तो रेयर मीडियम में लाइट नॉर्मल से ज्यादा एंगल बनाती है डेंसर मीडियम के कंपैरिजन में, ये इसका मतलब हुआ। तो जो मीडियम डेंसर है ना उस मीडियम में लाइट का नॉर्मल से एंगल कम होगा। इन डेंसर मीडियम लाइट में लेस एंगल विद नॉर्मल। लिख लो इस रिजल्ट को, इन डेंसर मीडियम लाइट नियर टू नॉर्मल एंड इन rarer medium light far
लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। अब हम जैसे दो केस कंसीडर करते हैं। पहला, इफ लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही है। डेंसर टू रेयर मीडियम का मतलब है कि इंसिडेंट में कौन से मीडियम में, इंसिडेंट डेंसर मीडियम में है और रिफ्रैक्टेड रे रेयर मीडियम में। डेंसर से रेयर में जाने का मतलब है कि इंसिडेंट लाइट डेंसर मीडियम में है और रिफ्रैक्टेड लाइट रेयर मीडियम में है। जैसे लाइट ऐसे आ रही है, अब ये डेंसर मीडियम में आ रही है और ये रेयर मीडियम की तरफ जाएगी, तो अब बताओ लाइट अगर ऐसे चलेगी तो ये नॉर्मल से अवे शिफ्ट होगी। जैसे अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट ऐसे सीधी जाती, अब ये सीधी जाती आई। अब क्या होगा, लाइट डेंसर मीडियम में एंगल कम बनाती है ना नॉर्मल से, तो रेयर मीडियम में ज्यादा बनाएगी, तो ये लाइट रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल से अवे शिफ्ट हो जाएगी। इस तरह से नॉर्मल से अवे शिफ्ट होगी ये लाइट, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इसका आर। और देखो ये एंगल तो आई है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये लाइट, इसका ओरिजिनल पाथ ये था, ओरिजिनल पाथ से ऐसे डेविएट हुई, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है। अब यहां डायग्राम में एंगल ऑफ डेविएशन क्लॉकवाइज नजर आ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डेविएशन कितना है, डेविएशन एंगल कितना होगा, यहां डेविएशन एंगल कितना आ रहा है, ये आपका टोटल एंगल, यहां पर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है ना आर, और ये वाला एंगल आई है, तो अब ये एंगल मुझे निकालना है, तो आर माइनस आई। तो डेविएशन एंगल कितना आ गया इसमें, डेविएशन एंगल आ गया आर माइनस आई, और इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस डायग्राम में, तो ये डेविएशन होगा। तो ये डेविएशन के बराबर होता है। अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर, तो लाइट जब रेयर मीडियम में एंटर करती है तो नॉर्मल से अवे शिफ्ट हो जाती है, ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इफ लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल करे, रेयर मीडियम में इंसिडेंट हो, इंसिडेंट रे रेयर मीडियम में है और रिफ्रैक्टेड रे डेंसर मीडियम में है, तो अब इसमें क्या होगा, जैसे ये लाइट आई, ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। अब डेंसर मीडियम में जैसे अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट ऐसे प्रोपेगेट होती, अब ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी इस तरह से, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो अब डेविएशन एंगल ये होगा, और डेविएशन एंगल किस डायरेक्शन में है, अब एंटी क्लॉकवाइज, और कितना होगा डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल अब किसके बराबर आया, डेविएशन एंगल आ जाएगा आई माइनस आर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो डेविएशन हम ये कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं डेविएशन का फॉर्मूला रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में, रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक में आई माइनस आर का मॉड बड़े में से छोटा सेपरेट कर देंगे, जबकि रिफ्लेक्शन में डेविएशन का फॉर्मूला पाई माइनस 2i के बराबर है। जो रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक था उसमें डेविएशन ये होता है, रिफ्रैक्शन में डेविएशन ये होता है। डेविएशन के फॉर्मूले इस तरह से है हमारे पास। अब देखो अगला पॉइंट है नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस, ये लाइट इस सरफेस के से नॉर्मल इंसिडेंट हो, अगर नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है तो ये लाइट में कोई पाथ में चेंज नहीं होगा और इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से जाएगी। अब लाइट के पाथ में कोई चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं कहेंगे कि लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, रिफ्रैक्शन तो है, यहाँ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना ही रिफ्रैक्शन है, चाहे डेविएशन हो या ना हो। यहाँ लाइट में अब डेविएशन 0 है ना, लाइट ने अपना पाथ चेंज किया ही नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 है। लाइट नॉर्मल ही इंसिडेंट हो रही है तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का एंगल तो 0 है। ऐसा नहीं कि सर नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री होता है,
नॉर्मली लाइट इंसिडेंट हुई है तो नॉर्मल से तो एंगल 0 बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से मेजर होता है, तो ये नॉर्मल इंसिडेंस है। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो पैराक्सल रेस के उनको कहते हैं जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा हो, 5 डिग्री से कम हो, और आई अगर बहुत छोटा होगा तो आर भी बहुत छोटा होगा, आई और आर अगर बहुत छोटे हैं तो साइन आई को अप्रोक्सीमेटली आई लिख सकते हैं, इसी तरह से साइन आर को आर। तो यहाँ अगर वैल्यू रखूंगा तो स्नेल्स लॉ इस तरह से रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन ये तभी जब रेस पैराक्सल हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर बहुत छोटे हो, तब हम ये कंसेप्ट लगा सकते हैं। अगला टॉपिक, शिफ्ट ऑफ लाइट फ्रॉम थिन ट्रांसपेरेंट शीट। थिन ट्रांसपेरेंट शीट से लाइट का शिफ्ट हमें बताना है क्या होगा। अब देखो इसको समझने के लिए अब देखो इस तरह की ट्रांसपेरेंट शीट है हमारे पास, ये ट्रांसपेरेंट शीट है, इसकी थिकनेस बहुत कम है। ये मान सकते हो ये बुक जो है ट्रांसपेरेंट मटेरियल की है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल का मतलब अगर इसमें इधर से लाइट गिराऊंगा ना तो इसमें से अंदर से एंटर होकर लाइट इधर आर पार हो जाएगी। तो ट्रांसपेरेंट शीट है, लाइट ऐसे क्रॉस हो सकती है, इसकी थिकनेस टी ऐसे रखी हुई है, लाइट इधर से आ रही है और इधर बाहर नहीं। और ये ट्रांसपेरेंट शीट हवा में रखी है, इसकी इधर भी हवा, इसकी इधर भी हवा, और हवा को हम वैक्यूम मानते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर है। तो यहाँ सराउंडिंग एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इस शीट का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बराबर है। अब देखो अगर यहां से कोई लाइट इंसिडेंट होगी इस पर, ये इंसिडेंट लाइट है, अगर ये स्लैब नहीं होती तो ये लाइट ऐसे सीधे पाथ को फॉलो करते हुए निकल जाती। ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, आई के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब यहां लाइट आएगी तो एयर से इस ग्लास में एंटर करेगी, तो एक बार रिफ्रैक्शन इस पॉइंट पर होगा, फिर ग्लास से वापस बाहर निकलेगी, हवा में 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। तो अगर इस तरह से लाइट इंसिडेंट होती है तो एक बार यहां इसका रिफ्रैक्शन होता है, एक बार यहां रिफ्रैक्शन होता है। मीडियम का चेंज होना ही रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब ये लाइट यहां इंसिडेंट हुई, इस वाली सरफेस से पहले रिफ्रैक्शन कंसीडर करूंगा, तो ये सरफेस है तो इसका नॉर्मल ये होगा, ये नॉर्मल बना दिया मैंने। अब ये नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, तो आई के सिंबल से रिप्रेजेंट किया। अब ये बताओ इस पॉइंट पर लाइट जब रिफ्रैक्ट होगी तो नॉर्मल से पास जाएगी या नॉर्मल क्या है, ये एयर से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है ना, डेंसर मीडियम में एंगल कम होता है तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो इस तरह से लाइट जाएगी, और ये एंगल हमने आर के बराबर कंसीडर कर लिया। अब यहां अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो क्या इक्वेशन बनेगी, इस ए पॉइंट पर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं शीट के लिए, तो ए पॉइंट पर स्नेल्स लॉ की इक्वेशन ये होगी 1 into sin I is equal to mu into sin R।
ये स्नेल लॉ की इक्वेशन इस पॉइंट पर हो गई। अब इस पॉइंट पर डेविएशन कितना होगा, देखो आई और आर में आई बड़ा है ना, तो डेविएशन आई माइनस आर होगा। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये डेविएशन, ये लाइट का ओरिजिनल पाथ था, ये इस तरह से डेविएट हुई, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है, और ये डेविएशन क्लॉकवाइज है ना, तो डेविएशन क्लॉकवाइज हुआ। ये है क्लियर, फर्स्ट पॉइंट की कहानी ये खत्म। अब यहां से लाइट ग्लास में एंटर हुई, अब ग्लास से वापस हवा में जाएगी, तो इस पॉइंट से दोबारा रिफ्रैक्शन होगा लाइट का। अब इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए मैं यहां नॉर्मल ड्रॉ करता हूं। अब ये नॉर्मल लाइन ड्रॉ की है, तो ये नॉर्मल लाइन तो पहले वाली नॉर्मल लाइन के पैरेलल है। जब ये दो लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, तो ये एंगल आर के इक्वल होगा। अब यहां से लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद, यहां लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद बाहर निकलेगी ना, तो बाहर निकलने वाली लाइट ऐसे जाएगी कुछ, ये लाइट, और इस एंगल को मैं बोल देता हूं ई। इस एंगल को मैंने बोल दिया ई। अब देखो यहां पर इस पॉइंट का नाम देते हैं बी। बी पॉइंट पर स्नेल लॉ लगाऊंगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, बी पॉइंट पर अगर हम स्नेल लॉ लगाएं तो इक्वेशन बनेगी 1 into sin E बराबर म्यू into sin R। ये इक्वेशन बनी। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसमें ये राइट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड बराबर है ना, तो ये राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए, और ये बराबर होने के लिए आई और ई बराबर होंगे, आई और ई इक्वल होते हैं। यहां आई को तो बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और ई को बोलते हैं इमर्जेंट एंगल। तो हमारे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया कि पैरेलल ग्लास स्लैब में ट्रांसपेरेंट शीट में इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड इमर्जेंट एंगल आर इक्वल। इंसिडेंट और इमर्जेंट एंगल इक्वल होते हैं। अब इस सेकंड केस में डेविएशन कितना होगा, देखो इसमें ई आर से बड़ा होगा, तो डेविएशन कितना आएगा इस बी पॉइंट पर, ई माइनस आर। डेविएशन ई माइनस आर के इक्वल आया। अब ये डेविएशन क्लॉकवाइज आया या एंटी क्लॉकवाइज, इसको समझना बाकी है। तो देखो ये लाइट अगर यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये लाइट ऐसे सीधी जाती, अब सीधी जाने की जगह ऐसे डिविएट हुई, तो बी पॉइंट पर डिविएशन ये है। अब ये डिविएशन एंटी क्लॉकवाइज है, ये डिविएशन एंटी क्लॉकवाइज है, क्लियर हुआ। अब देखो ये डिविएशन एंटी क्लॉकवाइज है और हमने ये प्रूव किया आई और ई बराबर है, तो इसको भी मैं आई माइनस आर ही लिख सकता हूं एंटी क्लॉकवाइज में। अब B पॉइंट पर डिविएशन एंटी क्लॉकवाइज था, A पॉइंट पर डिविएशन क्लॉकवाइज है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, एक प्लस एक माइनस, तो मैं लिख सकता हूं टोटल डिविएशन 0 होगा। तो पैरेलल ग्लास स्लैब से टोटल डिविएशन कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। और देखो यहां इंसिडेंट रे I और E बराबर है, टोटल डिविएशन 0 होने का मतलब ये इंसिडेंट रे का पाथ था, ये इमर्जेंट रे का पाथ था, इसको E4 इमर्जेंट रे कहते हैं, दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल है। तो पैरेलल ग्लास स्लैब में इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर, ये हमारा रिजल्ट है, लिखें इसको। तो रिजल्ट इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल। इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रेस जो होती है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है, डिविएशन एंगल 0 होता है। अब इसमें हमें एक और पॉइंट जो डिस्कस करना है वो ये है, ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच की डिस्टेंस है ना कुछ, तो ये पैरेलल ग्लास स्लैब में क्या किया, अगर नहीं होती तो ये डैश डैश लाइन वाले पाथ पर जाती, लेकिन पैरेलल ग्लास स्लैब ने इस लाइट को नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर दिया ना, तो नीचे की तरफ जो ये डिस्प्लेसमेंट किया है ये डेल्टा एक्स, इसको बोलते हैं शिफ्ट ऑफ लाइट। जो लाइट इंसिडेंट हो रही थी उसका डेल्टा एक्स अमाउंट से शिफ्ट कर दिया। अब इस शिफ्ट को निकालना हमसे पूछा जाता है, तो इसका पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसका डेरिवेशन हम डिस्कस करेंगे, शिफ्ट को कैसे निकालते हैं। तो देखिए
डेल्टा एक्स को कहते हैं शिफ्ट ऑफ लाइट। अच्छा एक और चीज, हम एक और फॉर्मूला शिफ्ट का निकालेंगे पैरेलल ग्लास स्लैब से। यहाँ लाइट का शिफ्ट निकाला है, वहां ऑब्जेक्ट का शिफ्ट निकालेंगे। तो ऑब्जेक्ट का शिफ्ट का फॉर्मूला अलग होता है, वो कंसेप्ट अलग है, लाइट का शिफ्ट है। तो शिफ्ट ऑफ लाइट, शिफ्ट ऑफ लाइट। अब इस शिफ्ट को कैलकुलेट करने के लिए ज्योमेट्री लगाते हैं कुछ, देखो डेरिवेशन इसका। अब देखो आसान सा डेरिवेशन है। ये जो आपको राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है, ट्राइंगल एबीसी, इसमें मैंने cos r का फॉर्मूला लगा दिया। तो बेस, ये डिस्टेंस तो b के बराबर है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहां से मैं ab निकाल लूंगा। अब ये दूसरा ट्राइंगल और लिया, ट्राइंगल abd। इस यहां b पॉइंट से इस पर नॉर्मल डाला तो ये d पॉइंट यहां कट गया और ये bd डिस्टेंस ही डेल्टा x है। bd और डेल्टा x का मतलब सेम है, bd इज इक्वल टू डेल्टा x, यही शिफ्ट है। अब ये डिस्टेंस निकालनी है तो ये वापस एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ये वाला एंगल डेविएशन एंगल था i माइनस r। अब इस वाले ट्राइंगल में abd में साइन वाला फॉर्मूला लगा दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ये AB की वैल्यू उठाकर यहाँ रखोगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका शिफ्ट का फॉर्मूला कैलकुलेट किया। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो ऑब्जेक्ट तो होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। इमेज की डेफिनेशन भी मैंने बताई थी, मिरर में क्या थी, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन यहां हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। तो इमेज की डेफिनेशन क्या होगी, लिखें इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। इमेज को यहां भी आई के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसकी डेफिनेशन है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। अगला पॉइंट, अच्छा देखो जिस सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसको हम मिरर बोलते हैं, और जिससे लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है उसको हम सरफेस बोलते हैं। तो जिस भी रीजन से लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है उसको हम सरफेस बोलते हैं। और हमारी सरफेस अभी कौन सी है, प्लेन सरफेस। जैसे हमने पहले प्लेन मिरर डिस्कस किया था, फिर उसके बाद स्फेरिकल मिरर डिस्कस किया था, उसी तरह से अब यहाँ प्लेन सरफेस और इसके बाद फिर स्फेरिकल सरफेस, ये दो चीजें हमें पढ़नी है इस चैप्टर में।
अच्छा देखो, अगर सपोज कर लो ये एक बाउंड्री सरफेस है, इसके नीचे पानी है और इसके ऊपर हवा है, और इस सरफेस का शेप कैसा है? प्लेन। पानी के अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ ओ का मतलब ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को एक पर्सन ऊपर से देखता है, तो अगर ये पर्सन ऊपर से इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो इसको ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, इसकी इमेज दिखाई देगी। और जनरली आपने देखा होगा ये ऑब्जेक्ट की इमेज हमें इसके ऊपर दिखाई देती है थोड़ा सा। जैसे बाल्टी में हमने पानी भर रखा, उसमें एक कॉइन गिरा दें, तो कॉइन अगर हम ऊपर से देखते हैं तो हमें ऊपर उठा हुआ नजर आता है ना, ऊपर उठा हुआ नजर आता है। उसी तरह से और ऊपर उठा हुआ नजर आता है तो हमें कॉइन थोड़ी नजर आता है, उसकी इमेज नजर आती है। तो इमेज यहाँ की जगह थोड़ा सा ऊपर बनती है। अब क्यों बनती है उसको यहाँ कंसेप्ट को समझना है हमें। जैसा हम ये कहते हैं ना स्विमिंग पूल है, अब उसकी गहराई को अगर हम देखें तो वो हमें नीचे बॉटम सरफेस को ऊपर से देखेंगे तो वो ऊपर नजर आएगी। तो इसका मतलब अगर स्विमिंग पूल को हम बाहर से देख रहे हैं तो उसकी गहराई जितनी होनी चाहिए उससे कम दिखाई देती है। असली गहराई तो स्विमिंग पूल में उतरने के बाद ही नजर आती है, पानी में उतरने के बाद। क्योंकि पानी में उतरने के बाद आपकी आंखें पानी के अंदर होती है तो लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं होता, आपको उसकी असली गहराई नजर आती है। ऑब्जेक्ट खुद ही नजर आता है, उसकी इमेज नजर नहीं आती। पानी के बाहर रहोगे तो यहाँ पानी में से लाइट हवा में आएगी तो रिफ्रैक्शन होगा, तो आपको इमेज नजर आएगी। पानी के अंदर रहोगे तो इमेज नजर नहीं आएगी। समझ में आ गई बात? चलो, तो ये इसका मतलब है। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, मेरा ऑब्जर्वर हवा में है, हवा में ऑब्जर्वर है। अब इसको, इस ऑब्जर्वर को इमेज कहां दिखाई देगी वो बताना है। और इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे चाहिए मुझे। तो देखो 2 रे में से एक रे तो ऐसी कंसीडर करता हूं जो ऑब्जेक्ट से निकलकर सीधी सरफेस पे गिरी, तो इसका तो डिविएशन होगा ही नहीं, ये एक रे मैंने ये मान ली। अब दूसरी रे इस ऑब्जेक्ट में से निकलने वाली यहां इंसिडेंट कराता हूं, ये नॉर्मल बनाया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लिया। अब यहां रिफ्रैक्शन होगा, अगर ये पानी या हवा है तो ये डेंसर है, रेयर है, तो रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल सर्वे हो जाएगी ना, ऐसे लाइट जाएगी, ऐसे नॉर्मल सर्वे हो जाएगी। अब यहां ये दूसरी रे, ये पहली रे, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट इमेज होगा। अब ये लाइट ऊपर की तरफ जाएगी तो क्या ऊपर जाकर आगे मिलेगी? क्या नहीं मिलेगी ना। लेकिन इनको पीछे बढ़ाऊंगा तो यहां मिलती हुई ऑब्जर्व होगी, और जहां मिलेगी या मिलती हुई ऑब्जर्व होगी बस वही इमेज बनेगी। तो यहां इमेज बनेगी, बट यहां पानी के अंदर थोड़ी रिफ्लेक्टेड रे होगी, पानी के बाहर ही होगी हवा में, तो यहां एक्चुअल में लाइट नहीं मिल रही, तो इस इमेज को कहेंगे वर्चुअल इमेज। तो ये वर्चुअल इमेज है, और इसकी इस पानी की सरफेस से डिस्टेंस मान लेता हूं d2 है। तो अभी इस डायग्राम में हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल ऑब्जेक्ट है, और इमेज कैसी है? वर्चुअल इमेज है। तो इस पानी की सरफेस में रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाई, ये इसका मतलब है। अब d1 और d2 में हमें रिलेशन लाना है। पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूं, d1 अपॉन μ1 इज इक्वल टू d2 अपॉन μ2 होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसका डेरिवेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये स्नेल्स लॉ से हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। अब देखो इस फॉर्मूले से डेरिवेशन कैसे डिस्कस करेंगे। यहां ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लेता हूं r, अब इस वाले पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगा देता हूं। तो इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ की इक्वेशन आएगी μ1 sin I बराबर μ2 sin r। ठीक है, इसको कर लो एक बार नोट, फिर डेरिवेशन समझाता हूं। उस फॉर्मूले का डेरिवेशन हम डिस्कस कर रहे हैं।
ये हमने इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कर लिया, इसको कर लेना। अब देखिए डेरिवेशन में समझा रहा हूं उसको कि कैसे हमने किया। ये हमने इसमें से लगाया था, ये जो फॉर्मूला है मैंने फॉर्मूला इसको लिखा है केवल पैराक्सल रेस के लिए, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पैराक्सल रेस। और पैराक्सल रेस वो होती है जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होता है। तो पैराक्सल रेस है, इंसिडेंट रे भी पैराक्सल है, रिफ्लेक्टिंग रे भी पैराक्सल है, तो दोनों के लिए आई और आर बहुत छोटे होंगे। और आई और आर बहुत छोटे होते हैं तो साइन आई को टेन आई या आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब साइन आई को मैंने टेन आई लिखा, यहां ये ट्रायंगल बनाया तो टेन आई इस ट्रायंगल से निकालूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये डिस्टेंस तो d1 के बराबर है, तो OB अपॉन d1 लिख दिया। साइन आर निकालूंगा तो टेन आर, देखो ये एंगल आर है ना, इस लाइन को पीछे बढ़ाया तो ये वाला एंगल भी आर के बराबर होगा। अब यहां ये लाइन खींचूंगा मैं, ये ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल में टेन आर का फॉर्मूला निकाल रहा हूं तो ये डिस्टेंस तो हमने d2 कंसीडर की है, और ये वाली लेंथ इस OB लेंथ के बराबर होगी, तो टेन आर परपेंडिकुलर दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस वन, तो OB अपॉन d2। अब ये sin i और tan sin r की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखी, इक्वेशन 1 में ये रखा तो ये आया, OB से OB कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।